हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टैक्स टॉक। आज का टॉपिक है रियल एस्टेट बिजनेस टैक्स फ्रेमवर्क। आज हम डिस्कस करेंगे टैक्स इम्प्लीकेशन और रियल एस्टेट बिजनेस। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि रियल एस्टेट बिजनेस होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, रियल एस्टेट बिजनेस एक वाइडर टर्म है जिसमें तीन कैटेगरीज को कंसीडर किया जाता है: कॉलोनाइजर, बिल्डर्स एंड डेवलपर और कमीशन एजेंट्स। अब हम बात करेंगे कॉलोनाइज़र। कॉलोनाइज़र कौन होते हैं? कॉलोनाइज़र वो पर्सन या कंपनी हो सकती है जो एक पर्टिकुलर लैंड एक्वायर्ड करने के बाद उसको डेवलप करती है यानी कि उसके ऊपर रोड बनाती है, पार्क बनाती है, सीवरेज और बिजली पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो उसे को उस कैटेगरी को हम कॉलोनाइज़र बोलते हैं। और फिर वो सारी अमेनिटीज़ प्रोवाइड करने के बाद उसके ऊपर प्लॉट्स, फ्लैट्स या बिल्डिंग बनाकर आगे सेल करती है। तो इसी के ऊपर ही हमें आगे चलकर बात करनी है कि जब वो सेल करते हैं तो उसके ऊपर इनकम टैक्स और जीएसटी की क्या टैक्स इम्प्लीकेशन होती है। अगर कॉलोनाइज़र की बात कर रहे हैं तो अगर वो लैंड अगर सेल कर रहे हैं जिसके ऊपर कोई भी उन्होंने बिल्डिंग नहीं कंस्ट्रक्ट की हुई, तो वो एग्जम्पशन की कैटेगरी में फॉल करेंगी। शेड्यूल 3 में वो एग्जम्प्ट है। इसके अलावा अगर वो कोई अमेनिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर वो अमेनिटीज़ के रिगार्डिंग वो कोई चार्जेस ले रहे हैं तो उसके ऊपर उन्होंने जीएसटी 18% चार्ज करना होगा। आगे बात करते हैं डेवलपर्स एंड बिल्डर्स की। डेवलपर्स एंड बिल्डर्स तो इसको हम सेम ही कैटेगरी में एज ए कॉलोनाइज़र की कैटेगरी में रख सकते हैं। बस ये अमेनिटीज़ नहीं प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं कि इनका कोर बिजनेस होता है कि लैंड, अपनी लैंड पे या किसी की लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनाकर आके सेल करना। ठीक है, वो बिल्डिंग वो किस तीन तरह की हो सकती हैं: अफोर्डेबल हाउसिंग, नॉन अफोर्डेबल हाउस और कमर्शियल बिल्डिंग। कमर्शियल बिल्डिंग में शॉप्स वगैरह कंसिडर होती हैं। ठीक है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग में 1% जीएसटी और विदाउट आईटीसी ये चार्ज करेंगे, और नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग में ये 5% जीएसटी विदाउट आईटीसी चार्ज करेंगे। ठीक है, और शॉप्स के ऊपर 12% जीएसटी विद आईटीसी ये चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करता हूँ कि अगर वो ये अफोर्डेबल और नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग ये अंडर कंस्ट्रक्शन अगर प्रॉपर्टी है तो फिर ये 1% और 5% जीएसटी चार्ज होगा। अगर वो आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद अगर सेल करते हैं प्रॉपर्टी तो उसके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। में डीलर्स की कैटेगरी में क्या होता है कि वो किसी की प्रॉपर्टी होती है, वो जस्ट एज ए मीडिएटर ब्रोकर का काम करते हैं और उसके अपनी कमीशन के ऊपर 18% जीएसटी चार्ज करेंगे। आगे आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे एचएसएन कोड और एसएससी कोड मेंशन किए हुए हैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इनकम टैक्स की टैक्स इम्प्लीकेशन के बारे में। अभी तक हम बात कर रहे थे जीएसटी इम्प्लीकेशन ऑन रियल स्टेट बिजनेस। अब हम बात करेंगे इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन रियल स्टेट बिजनेस। इसमें सेक्शन 28 हमें क्या कहता है? सेक्शन 28 हमें बताता है कि जिसका कोर बिजनेस रियल स्टेट का है वो हम इनकम को बिजनेस इनकम कंसीडर करते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई वन से वाइल अगर कोई प्रॉपर्टीज परचेज कर कर कुछ टाइम पीरियड होल्ड करके अगर उसको सेल करेगा तो वो कैपिटल गेन की कैटेगरी में फॉल करेगा, ना कि बिजनेस इनकम में। बट जिसका कोर बिजनेस रियल स्टेट का है तो वो सेक्शन 28 हमें बताता है कि उसको हम बिजनेस इनकम कंसीडर करें, ना कि कैपिटल गेन। अब हम बात करते हैं इसकी टैक्स ऑडिट की। टैक्स ऑडिट कब अप्लाई होता है? जब उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर चली जाएगी। अब बात करते हैं उसकी टर्नओवर कैलकुलेशन। टर्नओवर कैलकुलेशन में हम कैसे उसकी टर्नओवर को कंसीडर करते हैं? उसमें एज ए कॉलोनाइज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो उसकी जितनी भी वो प्लॉट सेल करेगा तो वो सारी की सारी उसकी टर्नओवर कहलाएगी। ठीक है, अगर डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसकी जितनी उसने प्लॉट लेकर उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके आगे सेल की है तो वो सारी की सारी उसकी टर्नओवर कंसीडर होगी। डीलर के केस में सेल वैल्यू कैसे कंसीडर करेंगे? अगर उसकी जो सेल वैल्यू है वह स्टॉक इन ट्रेड है तो वो फिर टर्नओवर है। अदरवाइज वो वन से वाइल कोई प्रॉपर्टी परचेज करके उसको होल्ड करके या इम्प्रोवाइज्ड कॉस्ट उसमें ऐड करके सेल करता है तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। ठीक है, और एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रियल स्टेट बिजनेस है वो 44 AD में के प्रेजम्पटिव
टैक्सेशन में फॉल नहीं करता। जो हमने पीछे समझा था उसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। कॉलोनाइजर किसके ऊपर फोकस करता है? प्लॉट की डेवलपमेंट के ऊपर। अगर बिल्डर्स की बात करें वो किसके ऊपर फोकस करेगा? प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने में। अगर डीलर्स की बात करें, डीलर किसके ऊपर फोकस करेगा? वो ब्रोकरेज के ऊपर, जो भी प्रॉपर्टी को सेल रीसेल करता है। अब बात करें जीएसटी की। कॉलोनाइजर जीएसटी किसके ऊपर चार्ज करेगा? जो अमेनिटीज़ प्रोवाइड करता है उसके ऊपर वो जीएसटी चार्ज करेगा। अगर बात करें बिल्डर की, बिल्डर किसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा? जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के बाद सेल करेगा, ठीक है। और उसके उसकी बात करें हम डीलर की, डीलर किसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा? ब्रोकरेज के ऊपर। अब बात करें इनकम टैक्स में टर्नओवर को कैसे कंसीडर किया जाता है? कॉलोनाइजर की टोटल सेल वैल्यू, जो भी प्लॉट उसने सेल किए हैं वो सारी की सारी उसकी टर्नओवर मानी जाएगी। अगर बिल्डर की बात करें, जितने भी उसने प्लॉट को कंस्ट्रक्ट करने के बाद सेल किया है वो सारी की सारी उसकी टर्नओवर है। और एजेंट की बात करें, एजेंट की बात करें, या तो देखिए अगर जो उसकी ब्रोकरेज इनकम है उसको हम बिजनेस इनकम की कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वन से वाइल अगर उसने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी प्रॉपर्टी में, तो बाद में वो सेल करता है तो उसको वो एज ए इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली हम उसको कैपिटल गेन में कंसीडर करेंगे। ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे कि अपना जो जो प्रॉपर्टी सेल करते हैं और परचेज करते हैं, दोनों के ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है। अंडरस्टैंडिंग जीएसटी ऑन बिल्डिंग सेल, ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इसके ऊपर जो जीएसटी रेट डिपेंड होता है वो प्रॉपर्टी की कैटेगरी में अकॉर्डिंगली होता है, जैसे कि अफोर्डेबल, नॉन अफोर्डेबल, ठीक है। और कंप्लीटेड प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने ऑलरेडी बात की थी, इसके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। बट इसमें एक कंडीशन है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमें इशू होना चाहिए और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी मिलना चाहिए, उसके बाद ही ये एग्जम्पशन की कैटेगरी में फॉल करेगा। अब बात हमने की थी 1% और 5% जीएसटी में, ठीक है। और अफोर्डेबल और नॉन अफोर्डेबल में अपना 5% जीएसटी चार्ज होता है, उसके वो अगर 45 लाख से अगर प्रॉपर्टी कोई अबव है उसके ऊपर 5% जीएसटी चार्ज होगा और वो नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग की कैटेगरी में कंसीडर होगा। अब बात करते हैं कि 1% जीएसटी रेट। 1% जीएसटी रेट अगर इसमें 45 लाख से अगर नीचे की प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर 1% जीएसटी चार्ज होगा। बट इसमें भी ये दो चीज़ें और भी चेक की जाती हैं कि इसका कारपेट एरिया कितने स्क्वायर मीटर है। अगर मेट्रो सिटी की बात करें 60 स्क्वायर मीटर के अंडर अगर आएगा तो वो 1% जीएसटी चार्ज होगा। अगर कारपेट एरिया 90 स्क्वायर मीटर की अंडर आएगा तो वो अदर सिटीज़ में तो फिर वो 1% जीएसटी चार्ज होगा और उसको हम अफोर्डेबल हाउसिंग की कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। अगर हम बिल्डिंग बनाने के बाद उसकी जीएसटी कैलकुलेशन की बात करें, देखिए अगर हम प्योर लैंड सेल कर रहे हैं वो तो हमने पहले डिस्कस कर ही चुके हैं कि उसके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा और वो शेड्यूल 3 की कैटेगरी में फॉल करेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि प्लॉट लेने के बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के बाद अगर बिल्डिंग सेल कर रहे हैं तो उसका जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे होगी। इसमें 1/3 प्रॉपर्टी वैल्यू तो हमें सीधे तौर पे लेस कर देंगे जिसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, और 2/3 जितनी सेल वैल्यू होगी उसके 2/3 पे हम जीएसटी चार्ज करेंगे। और तीसरी बात यह है कि इसके ऊपर हमें कोई आईटीसी क्लेम नहीं करना होगा। टैक्स इम्प्लीकेशन की बात की थी, जिनका कोर बिजनेस रियल एस्टेट का है उसके ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है। अब हम आगे बात करेंगे कि जो कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल कोई वन से वाइल अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और उसको कुछ पीरियड होल्ड करने के बाद आगे सेल करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है। बेसिकली वो बिजनेस इनकम में कंसीडर नहीं होगा, वो कैपिटल गेन में कंसीडर होगा। उसी के ऊपर आगे हम बात करेंगे। मान लीजिए किसी ने कोई प्रॉपर्टी होल्ड की है लेस देन 24 मंथ, ठीक है, उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। अगर मान लीजिए अगर 24 मंथ से अबव उसने कोई प्रॉपर्टी को होल्ड कर कर आगे सेल किया है तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्ज होगा, ठीक है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्स रेट क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्स रेट होता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स स्लैब, ठीक है जी। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स रेट क्या होगा?
20% विद इंडेक्सेशन और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेशन के बारे में। इसमें चार चीज़ें कंसीडर होती हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या होती है? सेल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन परचेज वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? उस साल की इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है। आगे हम बात करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट पहले समझिए क्या होता है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट वो होता है उस साल, जैसे मान लीजिए 2 साल पहले हमने कोई प्लॉट परचेज किया, अगले साल हमने उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर दी। जो बिल्डिंग खड़ी की है वो हमारी क्या होगी? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट उस साल की इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या आई। और साथ में अब लास्ट में क्या कंसीडर करेंगे? ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस। इसमें क्या आता है? ब्रोकरेज, लीगल फीस, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट एटसेट्रा। अब इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। इसमें मिस्टर शर्मा हैं जिन्होंने एक प्रॉपर्टी सेल की है। कब सेल की है? 2024-25 में। कितने की सेल की है? 60 लाख की सेल की है। और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी जब उन्होंने परचेज़ किया था? कब किया था? 2015-16 में 30 लाख में। अब उसके ऊपर उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट भी की, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट कब की? 2018-19 में। उनका खर्चा कितना आया? 5 लाख। अब आगे इसके ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगी? जीएसटी की और इनकम टैक्स की, वो समझने वाली बात है। अब मान लीजिए जो इन्होंने 60 लाख की प्रॉपर्टी जो सेल की थी, इसमें हमने अगर जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 1/3 इसमें लेस हो जाएगा, जो कि हमारी लैंड कॉस्ट थी। तो उसके ऊपर टैक्सेबल वैल्यू कितनी आई हमारी? 40 लैक्स। 40 लैक्स के ऊपर अगर ये मान लीजिए इसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि नॉन अफोर्डेबल हाउस की कैटेगरी में इसको कंसिडर किया, तो 5% जीएसटी चार्ज हो गया, 2 लाख। और टोटल पेमेंट कितनी होगी? 62 लाख। ठीक है। तो ये 62 लाख आगे जिसको सेल कर रहे हैं उनसे वो चार्ज करेंगे। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं उन्होंने जो इसमें उसके ऊपर प्रॉफिट कितना गेन किया, जिसको हम कैपिटल गेन में कंसीडर करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि उन्होंने 30 लैक्स में तो उन्होंने परचेज की थी, बट उसकी इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंगली कितनी वैल्यू बनती है? 30 लैक्स बनेगी। उनकी इंडेक्स एक्विजिशन बनती है 42,87,402। और उन्होंने जो इम्प्रूवमेंट उसके ऊपर किया था 2018-19 में, उसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी बनती है? 5 लाख की 6,48,214। ठीक है। तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म टोटल कैपिटल गेन कितना हुआ? ये दोनों को प्लस करने के बाद और 60 लाख में लेस करने के बाद हमारा कितना आया? 10,64,384। और उसके ऊपर क्योंकि ये 24 मंथ से अबव का होल्डिंग पीरियड था, तो इसके ऊपर कैपिटल गेन कितना चार्ज होगा? 20%, 2,12,877, जो कि इनको अपने इनकम टैक्स में दिखाना ही पड़ेगा और ये टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। बात करें कि मिस्टर शर्मा अपना कैपिटल गेन टैक्स को कैसे सेव कर सकते हैं, तो वो उनके पास 3 ऑप्शन है: सेक्शन 54, सेक्शन 54 EC और सेक्शन 54 F। अब अगर हम बात करें सेक्शन 54 की, सेक्शन 54 कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी सेल करने के बाद उसको री इन्वेस्ट किया जा सकता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। उसका एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम है कि यानी कि हम सेल करने से 1 साल पहले किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में री इन्वेस्ट कर दें, या सेल करने के 2 साल विद इन 2 ईयर हम किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में री इन्वेस्ट कर दें, या तो हम विद इन 3 ईयर्स हमें कोई कंस्ट्रक्शन दिखानी पड़ेगी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है। ये तो बात होगी सेक्शन 54 की। अब बात करें सेक्शन 54 EC। सेक्शन 54 EC हमें EC क्या कहता है? सेक्शन 54 EC कहता है कि जो कैपिटल गेन हमें हुआ है वो सारा का सारा किसी स्पेसिफाइड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दें। इसका टाइम फ्रेम क्या है? विद इन 6 मंथ। अब बात करें सेक्शन 54 की। सेक्शन 54 क्या कहता है? सेक्शन 54 ये बेसिकली एप्लीकेबल है फॉर नॉन रेजिडेंशियल एसेट्स सेल के ऊपर। ठीक है। तो फिर अगर कोई किसी ने नॉन रेजिडेंशियल एसेट्स अगर सेल किया है तो उसको दोबारा से री इन्वेस्ट कर दे अपनी किसी रेजिडेंशियल हाउस में। थैंक यू।